नमस्कार। तो चुनाव जारी हैं और नेताओं की रैलियां भी जारी हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली हुई जहां पर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसे तोड़ मरोड़ कर या फिर यूं कहें कि लोगों के सामने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। चलिए अब हम जानेंगे कि आखिर वो बयान क्या था और वो पूरा पॉइंट क्या था कि जिस पर अब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए बयान पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। बांसवाड़ा की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए ये कहा था कि उसमें जो बातें कही गई हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। कांग्रेस हमारी मां बहनों का सोना घुसपैठियों को बांट देंगे। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस, एआईएमआईएम समेत विपक्ष की कई पार्टियों ने पलटवार किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद कहा कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है कि वे घबराकर अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बयान पर बड़ा पलटवार करते हुए बौखलाहट भरा भाषण बताया। उन्होंने खुद कहा कि सत्ता के लिए झूठ बोलना, बातों का अनर्गल संदर्भ बनाकर विरोधियों पर झूठे आरोप मढ़ना एवं संघ और बीजेपी की प्रशिक्षण की खासियत है। देश की 140 करोड़ जनता अब इस झूठ के झांसे में नहीं आने वाली है। वहीं हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। उन्होंने कहा कि सबकी बराबरी की बात कांग्रेस पार्टी करती है और सबके लिए न्याय की बात करती है। वहीं एआईएमआई चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिए बुला दिया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी जी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। बता दें ओवैसी यही नहीं रुके और आज उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा चुके हैं। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो यही है कि आपके पैसे से कोई भी और अमीर हो रहा है। दरअसल बांसवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था ये जान लेना बेहद जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए ये कहा था कि कांग्रेस कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो हर एक लोगों में जो उनकी प्रॉपर्टी है उनका सर्वे किया जाएगा और हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा और हमारे आदिवासी परिवारों के साथ जो चांदी होती है उसका हिसाब भी लगाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा गया कि जो संपत्ति है वो सभी लोगों में समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति को ऐंठने का अधिकार है किसी को? पीएम ने आगे ये खुद कहा कि माताओं बहनों का मंगलसूत्र जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस उसे छीनने की बात कर रही हो तो पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटे जाएंगे, घुसपैठियों को बांटे जाएंगे। क्या आपका पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। अब इसके बाद तो बस विपक्षी का वार जो था वो शुरू हो गया, जहां पर पीएम मोदी को लेकर एक के बाद एक बयानबाजी शुरू हो गई। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मोदी जी द्वारा मनमोहन सिंह को लेकर जो कुछ भी कहा गया उसका यहाँ पर क्या मतलब है।
यहाँ पर ऐसा क्या है वो मैं बताऊंगी आपको कि आखिर उन्होंने जो एक शब्द बोला, जो मनमोहन सिंह ने अपने 2006 में एक सभा को संबोधित करते हुए एक स्टेटमेंट दिया था, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर इस बात का इस्तेमाल किया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और पूरी खबर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर हम ये भी जानेंगे कि आखिर इसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसका ये रिएक्शन हमको देखने को मिल रहा है। पहले हम आखिर ये देखेंगे कि बयानबाजी का जो दौर है कि वो कहां तक पहुंचा है, उसके बाद फिर हम जानेंगे कुछ खास डाटा जिसके बारे में हमें ये पता चलेगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ क्यों कहा। मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व नेता सिब्बल ने यह कहा कि पीएम मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जो बयान दिया है वैसा तो उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी नहीं सिखाया होगा। मोहन भागवत यहाँ पर क्यों चुप है? अब आरएसएस का विरोध करते हैं और कहते रहेंगे। वहीं सपा नेता ने आगे ये कहा कि मगर हम ये खुद जानते हैं कि ये सारी बातें आरएसएस ने मोदी को सिखाई नहीं होंगी, ये आरएसएस की भी संस्कृति नहीं है। पीएम के संस्कार हमारी सभ्यता के संस्कार से जुड़े होने चाहिए। वहीं सिब्बल ने यह कहा कि प्रधानमंत्री के पद की इज्जत करते हैं, लेकिन जब पीएम इज्जत के लायक ना हो तो भी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर अंधविश्वास के तौर पर पीएम को देखते रहते हैं और उन्हें पीएम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। क्या मोदी देश से ऊपर हो गए हैं? सिब्बल यहीं नहीं रुके। सिब्बल ने एक के बाद एक ऐसे शब्द कहे हैं जिसे सुनकर शायद कोई भी तिलमिला जाए। सिब्बल कहते हैं कि पीएम मोदी ये बयान देते हैं कि महिलाओं के गहने कांग्रेस पार्टी को घुसपैठियों को दे देगी। क्या 20 करोड़ लोग देश के लिए मायने नहीं रखते? क्या उनकी आकांक्षाएं नहीं है? राजनीति में ऐसी गिरावट हिंदुस्तान की सियासत में न कभी हुई है और ना मैं कभी देखूंगा। वहीं एक सवाल उन्होंने ये भी कहा कि आखिर चुनाव आयोग इस सब के बाद भी क्यों चुप है? चुनाव आयोग ने उनसे कुछ क्यों नहीं कहा? चुनाव आयोग ने कदम क्यों नहीं उठाया? ये जो भाषण है इसकी चुनाव आयोग को निंदा करनी चाहिए। मोदी जी को नोटिस देना चाहिए, चैनल्स को आदेश देना चाहिए कि इस भाषण को दोहराया नहीं जाए। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि चुनाव आयोग को पैनल कोर्ट की धारा 153A में मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ये न भूल जाए कि उसने संविधान की शपथ ली है। अगर वो उस शपथ का उल्लंघन करेंगे और भेदभाव के साथ ऐसे भाषणों का साथ देंगे तो यह सही नहीं है। वहीं मनमोहन सिंह वाले बयान पर सिब्बल ने खुद कहा कि मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा कि देश की संपत्तियों को आतंकवादियों को दे देंगे। नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। मुझे इस बात पे बहुत निराशा है क्योंकि हम प्रधानमंत्री के पद की इज्जत करते हैं और जो भी उस पद पे बैठा हो उसकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री इज्जत के लायक न रहे तो जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश में उनको आवाज उठानी चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि मोहन भागवत जी भी चुप हैं। क्यों चुप हैं? इस बयान के बाद क्या वो चुप रहेंगे? हम आरएसएस का विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि आरएसएस ने ये बातें मोदी जी को सिखाई नहीं होंगी। ये आरएसएस की भी संस्कृति नहीं है, वो चुपचाप जो मर्जी करें। हालांकि ये जो है मनमोहन सिंह जी की जो बात यहाँ पर हो रही है, इनका जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। उसके बाद हम आगे की ये खबर देखेंगे। आगे मैं बताती हूँ कि सिब्बल ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी ऐसा कभी नहीं कहेंगे और उन्होंने कभी भी पैसे से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। पीएम पर निशाना साधते हुए सिब्बल ने खुद कहा कि अगर आपको मंदिर मस्जिद से ही लगाव है तो आपको इस पद पर रहने का हक नहीं है। अगर राम की बात करते हैं तो रावण जैसे काम नहीं होने चाहिए। पीएम को देश से माफी मांगनी चाहिए।
इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता सलीम शेरवानी ने भारतीय जनता पार्टी पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम होने के नाते अगर मैं एक धर्मनिरपेक्ष देश में सुरक्षित महसूस करता हूं तो इसका श्रेय हिंदुओं को जाता है, क्योंकि वे मुझे सुरक्षित महसूस कराते हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा कर दी है। सपा नेता ने खुद कहा कि भाईचारे से ही देश का विकास हो सकता है। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजस्थान के बांसवाड़ा में जो एक चुनावी रैली की, जो संबोधन किया, जहां पर मुसलमानों को लेकर जो कुछ भी कहा, इसे गलत टिप्पणी एक बताई जा रही है कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर गलत टिप्पणी की है। हालांकि अब विषय यह है कि आखिर ऐसा क्यों कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधन में लोगों को, सभा को जब संबोधित किया, तो उन्होंने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था जिसकी वजह से आज हमें बचने की आवश्यकता है। आखिर जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, ये भी जानना बेहद जरूरी है कि कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र सामने लाकर रखा है, उसमें ऐसा क्या पॉइंट्स हैं जो हम सभी को पता होने चाहिए। फिर इसीलिए अब हम जानेंगे कि मनमोहन सिंह का जो बयान था वो क्या था। देश में इस समय चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रविवार को राजस्थान में एक सभा की, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस सत्ता में अगर आती है तो उसको लेकर भी उन्होंने काफी सारी ऐसी बातें की हैं जो लोगों को शायद अच्छी नहीं लग रही हैं। बता दें कि इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 के एक बयान का जिक्र किया था। पीएम मोदी का यह दावा है कि मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद अब एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो 2006 का बयान है वो चर्चा में आने लगा है। पूर्व पीएम ने 9 दिसंबर 2006 को 11वीं पंचवर्षीय योजना और विकास पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की 52वीं बैठक को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में समाज के सभी पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के विकास में समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके सशक्तिकरण की बात कही थी। मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए ये कहा था कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई एवं जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम हमारी प्राथमिकताएं हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों को विकास में समान भागीदारी मिले। संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि योजना आयोग निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों को खत्म करने के लिए उनकी समीक्षा करेगा जिनका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है, लेकिन हम इस तथ्य से बच नहीं सकते हैं कि आगामी भविष्य में केंद्र के संसाधनों का विस्तार होगा और राज्य की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। वहीं आगे उन्होंने ये कहा था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना ऐसे पड़ाव पर शुरू हो रही है जब हमारे देश की आर्थिक क्षमता ने हमारे संस्थापकों के सपनों को साकार करना संभव बनाया है। एक ऐसे भारत का सपना जो समृद्ध और न्याय संगत हो, एक ऐसा भारत जो कि समावेशी हो, एक ऐसा भारत जो कि प्रत्येक नागरिक को अपने कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करने का अवसर दे। 11वीं पंचवर्षीय योजना से यकीनन वह सपना पूरा होगा। यह हमारे लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. उस समय भी मनमोहन सिंह के इस बयान पर जमकर विवाद छिड़ा था। इसके बाद 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यानी कि पीएमओ की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया था। इस स्पष्टीकरण में यह कहा गया था कि पीएम ने अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की बात की है, लेकिन इसे गलत संदर्भ में पेश किया गया है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर वो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है जो क्या कहता है, यानी कि जो उनका घोषणा पत्र है वो क्या कहता है, क्या है जिसे लेकर ये सारा बवाल शुरू हुआ है। दरअसल 5 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम से जारी किया। वहीं 48 पन्ने के इस न्याय पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए न्याय के 10 स्तंभों को जोड़ दिया गया। इन्हीं में से एक है हिस्सेदारी न्याय।
घोषणा पत्र के इसी हिस्से में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ वादे किए गए हैं और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए घोषणा पत्र में ये लिखा गया है कि धार्मिक बहुलता भारत के विविध इतिहास को दर्शाता है। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। वहीं भारत में रहने वाले सभी लोग, भारत में पैदा हुए सभी बच्चे समान रूप से मानवाधिकारों के हकदार हैं, जिसमें कि अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भी शामिल होता है। बहुलतावाद और विधिवत्ता भारत की प्रकृति के मूल में है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है। भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का ये मानना है कि तानाशाही या फिर बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई भी जगह नहीं है। कांग्रेस के न्याय पत्र में आगे ये भी लिखा है कि भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के किसी न्याय एवं अन्य नागरिक की तरह ही मानव और नागरिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए है और कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र में 9 अलग अलग बिंदुओं में अल्पसंख्यकों को जो उनके वादे हैं, जो उनसे वादे किए गए हैं, उनका जिक्र किया गया है। चलिए एक बार हम उनके जो बिंदु हैं, जो उनके 9 बिंदु हैं, उन पर रुख करेंगे और बताएंगे कि आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है। कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें आगे तक रखेगी। कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। कांग्रेस विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी। अल्पसंख्यक अपने मानवीय और नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें और इसके लिए उनका आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है। कांग्रेस आसान ऋण प्रदान करने की नीति भी बनाएगी। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण, अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खानपान, भाषा और व्यक्तिगत कानून की स्वतंत्रता हो। कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी और इस सुधार संबंधी समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे। कांग्रेस संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का वादा करती है। इसके अलावा हिस्सेदारी न्याय के हिस्से में आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना का जिक्र किया गया। इसमें लिखा गया कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। अब यहाँ पर जो लास्ट एक पॉइंट था उसमें ये कहा गया है कि जनजाति और जाति के लिए जो उन्होंने बोला कि उनके बारे में ये पता लगाएगी, इसका यही तात्पर्य हुआ कि किस तरीके से यहाँ पर जो बाकी लोग हैं उनके धन का पता लगाया जाएगा और वो अल्पसंख्यकों में बांटा जाएगा। मतलब ये पहले जो मनमोहन सिंह वाला जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर उन्होंने खुद ये कहा था, उनके स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि मुस्लिमों को यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी शब्द को उठाकर ये कहा कि क्या आप जब अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या कांग्रेस यही चाहती है कि वो इस तरीके से जो हिंदू लोग हैं या बाकी जो लोग हैं, मतलब हम किसी भी जातिवाद को नहीं यहाँ पर उपयोग करेंगे, लेकिन बाकी के जो लोग हैं अगर कांग्रेस आती है तो क्या वो फर्स्ट प्रायोरिटी मुसलमानों को देगी? यहाँ पर बाकी लोगों का कोई अस्तित्व नहीं। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अपने स्टेटमेंट में कहा। हालांकि उस स्टेटमेंट को यहाँ पर गलत तरीके से उठाकर देखा गया और ये कहा गया है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए और उन्होंने अपने स्टेटमेंट का गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर पूरे जो सिनेरियो है उसको अगर उठाकर देखा जाए तो कहीं से कहीं तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्टेटस और ये स्टेटमेंट गलत नहीं लगता है। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गलत बोल रहे हैं तो आप पहले की जो बातें हैं उनको उठाकर देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी गलत नहीं है जिसके बलबूते हम पीएम को यहाँ पर गलत बोल सकें। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट वाकई में गलत है? क्या उन्हें सच में जनता से माफी मांगनी चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।